भारत का इतिहास ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि कई दुनियाओं के टकराने और फिर एक दूसरे में मिल जाने की कहानी है। सदियों से न जाने क्यों ये जमीन पूरी दुनिया की ताकतों को अपनी ओर खींचती रही है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। तो चलिए आज हम इसी लंबे और वाकई दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखते हैं भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों का इतिहास। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस जमीन में। मतलब 2500 साल से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ क्यों खिंची चली आईं। इसी एक सवाल का जवाब हमें इतिहास की कई परतों में ले जाएगा। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी थीं। पहली चीज, यहाँ की बेहिसाब दौलत। इसके किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिर थे यहाँ के कपास, मसाले और कपड़े, जिनकी मांग यूरोप से लेकर चीन तक हर जगह जबरदस्त थी। लेकिन शायद इन सब से भी बड़ी एक और वजह थी, और वो थी हमारी सीमावर्ती इलाकों की आपसी फूट। वहाँ छोटे छोटे राज्य आपस में ही बटे हुए थे, जिससे बाहर से आने वालों का काम कह सकते हैं बहुत आसान हो गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहली लहर से। ये वो लोग थे जो जमीन के रास्ते आए थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम के वो मशहूर पहाड़ी दर्रे पार किए और यहाँ पहुंचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन फारसियों यानी पर्शियंस और यूनानियों यानी ग्रीक्स की। जरा इन तारीखों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले करीब 516 ईसा पूर्व में फारसी सम्राट डेरियस प्रथम ने अपना साम्राज्य सिंधु घाटी तक फैला लिया। फिर इसके करीब करीब 200 साल बाद 326 ईसा पूर्व में वो मशहूर शख्सियत आया जो दुनिया जीतने निकला था, सिकंदर महान। वो अपनी सेना लेकर यहाँ आ पहुंचा। हाँ, ये बात और है कि उसका अभियान उसकी अचानक मौत के साथ ही खत्म हो गया। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, 360 टैलेंट सोना। ये कोई मामूली रकम नहीं थी। ये वो सालाना टैक्स था जो भारत का जीता हुआ इलाका फारसी साम्राज्य को देता था। आप अंदाजा लगाइए, ये उस पूरे साम्राज्य की कुल आमदनी का लगभग 1/3 हिस्सा था। बस इसी बात से पता चलता है कि भारत उस वक्त आर्थिक तौर पर कितना कितना ज्यादा अहम था। देखिए, फारसियों का असर सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं था। वो अपने साथ एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब शासन करने का तरीका लेकर आए थे। उनके करीब 200 साल के राज में यहाँ व्यापार खूब बढ़ा, खरोष्टी लिपि जैसी एक नई स्क्रिप्ट आई और प्रांतों पर शासन करने का एक मॉडल भी मिला। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ही तो यूनानियों को भारत की इस बेहिसाब दौलत के बारे में पहली बार बताया था। सिकंदर भारत में रुका तो ज्यादा दिन नहीं, लेकिन उसके आने का असर बहुत ही गहरा हुआ। सोचिए, भारत और यूरोप के बीच ट्रेड के लिए 4 नए रास्ते खुल गए, जमीन और समंदर दोनों के। उसके हमले ने उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे राज्यों को इतना कमजोर कर दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक बड़ा साम्राज्य बनाना काफी आसान हो गया। और हाँ, एक और चीज, यहीं से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का भी जन्म हुआ, जिसमें आपको इंडियन और ग्रीक आर्ट का एक कमाल का मिक्सचर देखने को मिलता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं मध्य युग में, और इस बार जो हमलावर आए, जैसे अरब, तुर्क, अफगान, उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था। नहीं, वो तो यहाँ बसने और यहीं पर शासन करने के इरादे से आए थे। और इन्हीं हमलों के नतीजे में जन्म हुआ दिल्ली सल्तनत का। ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं थी। ये तो सेंट्रल एशिया से आए तुर्क और अफगान राजवंशों की एक पूरी सीरीज थी, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा सालों तक दिल्ली को अपना सेंटर बनाकर एक बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत की। लेकिन जानते हैं, इस दौर की सबसे बड़ी कहानी तलवारों या सल्तनतों की नहीं है। नहीं, बल्कि ये कहानी है तहजीबों के मिलने की। ये एक ऐसे नए दौर की शुरुआत थी जहां एक बिल्कुल अनोखी मिली-जुली संस्कृति ने जन्म लिया। जी हाँ, वही जिसे हम आज इंडो मुस्लिम कल्चर के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो विरासत है वो बहुत गहरी है। एक तरफ तो इसने उस जमाने में चंगेज खान के मंगोलों के भयानक हमलों से भारत को एक शील्ड की तरह बचाया। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम यहाँ एक बड़ा धर्म बन गया, और आर्किटेक्चर से लेकर म्यूजिक तक हर चीज में एक नया रंग घुल गया। और हाँ, इसी मेलजोल से तो उर्दू जैसी खूबसूरत जबान पैदा हुई। अच्छा, तो अब तक की जो पूरी कहानी थी वो जमीन के रास्ते आने वालों की थी। लेकिन अब इतिहास का रुख पूरी तरह से पलटने वाला था, समंदर की तरफ।
अब आती है तीसरी लहर, और शायद सबसे ज्यादा असरदार लहर, जो आई समंदर के रास्ते। ये दौर था यूरोपियन ताकतों के आने का। इसकी शुरुआत हुई 1498 में। पुर्तगाल से वास्को डी गामा समंदर के रास्ते कालीकट पहुंचा, और बस उसके बाद तो जैसे एक होड़ सी लग गई। साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और फिर उसके पीछे पीछे डच और फ्रांसीसी भी आ गए। सब के सब भारत के मसालों और मुनाफे वाले ट्रेड में अपना हिस्सा चाहते थे। शुरुआत में तो ये सब व्यापारी बनकर ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका असली मकसद सामने आने लगा। ये जो बात स्क्रीन पर है ना, ये इस पूरे बदलाव को एक लाइन में समझा देती है कि कैसे एक व्यापारिक साझेदारी औपनिवेशिक गुलामी में तब्दील हो गई। और ब्रिटिशर्स ने एक काम बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ किया। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पहले उन्होंने ट्रेडिंग कंपनियां बनाई, फिर यहाँ के राजा नवाबों की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया और अपना पॉलिटिकल असर बढ़ाया। और फिर जैसे ही सही मौका मिला, एक एक करके राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपना सीधा शासन लागू कर दिया। और इस पूरे खेल में उनका सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार क्या था? डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। उन्होंने समाज में जो धार्मिक और सामाजिक दरारें पहले से थीं, उन्हें और गहरा किया, उन्हें हवा दी, ताकि लोग आपस में ही लड़ते रहें और उनका राज आराम से चलता रहे। तो सवाल यह है कि हजारों साल के इन हमलों और मुलाकातों का आखिर नतीजा क्या निकला? इन सब ने मिलकर आज के भारत पर अपनी क्या छाप छोड़ी है? चलिए इसे थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कल्चरल सिंथेसिस, यानी एक कमाल का सांस्कृतिक संगम। आज आप देखिए, भारत की भाषा, हमारा पहनावा, खाना, संगीत, धर्म, हर चीज में आपको सदियों के इस लेन देन की झलक साफ साफ मिलेगी। ये एक ऐसी मिलीजुली पहचान है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि बाहरी खतरों ने कई बार भारत को अंदर से जोड़ने का काम भी किया। जैसे यूनानियों के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, या फिर सोचिए अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की वो लड़ाई जिसने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड भी है, और वो है आर्थिक शोषण। खास तौर पर अंग्रेजों के दौर में भारत की दौलत को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत देश से बाहर ले जाया गया, और इसने यहाँ की इकोनॉमी पर एक बहुत ही गहरा और लंबा असर छोड़ा। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि सदियों तक बाहरी ताकतों के असर को अपने अंदर समाने और साथ ही उनका मुकाबला करने के बाद आज भारत की असली पहचान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की इन्हीं परतों में कहीं छिपा है, और यकीनन सोचने लायक है।